मुश्किलें तमाम थी मगर आंधियों के हवा में मज़ा ही कुछ और था। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज ऑप्टिक्स के इस अध्याय में हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्फेरिकल सरफेस सीखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके एक्सप्रेशन पे न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसके एक्सप्रेशन का डेरिवेशन भी आता है। इस हिसाब से इसको पढ़ लेना है। तो सबसे पहले ये कोशिश की जाए कि इस बात को समझ ली जाए कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस हो इस तरह का, तो लाइट इससे पास होगा तो क्या होगा। ओके, सबसे पहली बात मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई लाइट यहाँ से पास कराते हैं जो इसके सेंटर से जाए, ओके, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि उसके लिए उस पोर्शन पे आप देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा और वो स्ट्रेट पास कर जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको, आप यहाँ देख लें। ये सेंटर अगर ले लिया आपने, यहाँ से जो रे जा रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेट इस तरह से पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस पोर्शन पे आप देखते तो ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। ओके, तो रे अगर जाए तो आई जीरो और आई जीरो तो आर भी जीरो, यानी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, डेविएशन नहीं होगा। वही बात इस सरफेस पे भी होगी और ये इस तरह से पास हो जाएगा। अगर दूसरा रे आप इस तरह से लेते हैं, वो भी कहीं से सेंटर से ही पार कर रहा है, इस पोजीशन में भी अगर आप देखें यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिख रहा है, यानी नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये स्ट्रेट पास हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पर कंफर्म हो गई कि जो भी रे आप लेंगे जो सेंटर से पास करे वो स्ट्रेट पास हो जाएगा। ओके, अब बात होती है कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमको मिनिमम 2 रे चाहिए। यहाँ 2 रे हमको दिखाना पड़ेगा। दूसरा रे कैसा लें? तो फिलहाल इस सेंटर से जाने वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए और इसी से एक रे भी जा रहा है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को इस लोकेशन पे कहीं पर रख लीजिए। अब ऑब्जेक्ट से दूसरा रे हम लोग लेते हैं जो इस पॉइंट पे इंसिडेंस किया। ओके, अब इस पॉइंट पे इंसिडेंस करने के बाद से इसके पाथ को जानने के लिए अगर मीडियम का चेंज नहीं होता, तब तो ये स्ट्रेट इस तरह से प्रोपागेट कर गया होता, कोई बैंडिंग नहीं होती। अब अगर दूसरी बात करें, अगर इसके आगे का पाथ जानना है क्योंकि मीडियम का चेंज है, इस तरफ आप रेयरर मीडियम मान लीजिए, ओके, इस तरफ ये डेंसर मीडियम है और फिर ये बाहर वाला रेयरर एज्यूम करके चले। ओके, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखा भी रहा था कि अगर ये स्फेरिकल ग्लास स्फेयर है, इस तरफ एयर है, ये ग्लास है और इस तरफ फिर से एयर है, तो हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, एयर का तो ऐसे 1 ले सकते हैं, लेकिन चलिए रेयरर में कोई दूसरा मीडियम हो 1 ले लेते हैं, डेंसर में मीडियम है उसका μ2 ले लेते हैं और फिर यहाँ पर μ1 की बात होगी। चलिए अब एक चीज़ समझा जाए कि इस रे का फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक नॉर्मल ड्रॉ करें जो सी से पास हुआ। ये लाइन आपका नॉर्मल वाला लाइन हुआ। ओके, अभी बैंड होगा, जब भी रे रेयरर से डेंसर जा रहा है, बैंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ऑब्वियस है कि इसकी बैंडिंग इस तरफ होगी। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ और भी कम हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम रे नंबर 1 की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट नंबर की बात करें, तो वैसे केस में ये रे जा कर के देखिए यहाँ पर मिल जा रहा है। एक रिफ्रैक्टेड रे तो ये था और दूसरा रिफ्रैक्टेड रे ये हो गया। 2 रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पर मिले वहाँ पर इमेज बनता है, यानी यहाँ पर एक रियल इमेज बन जाएगा। ओके, तो इस तरफ से ऑब्जेक्ट की तरफ से देखें सरफेस, तो हमारे पास जो सरफेस दिख रहा है वो कन्वेक्स नेचर का है, तो कन्वेक्स सरफेस से रियल इमेज दिख सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें 2 नंबर रे की, तो ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद फिर से मीडियम का चेंज उसको इनकाउंटर होगा और वैसे केस में फिर से उसका पाथ चेंज होगा, उस पर बाद में चर्चा करते हैं। 3 नंबर रे को देखिए, अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से जा रहा है और ये रे आपको इस तरह से मतलब डाइवर्ज कर रहा है। एक्चुअल इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तब ऐसे केस में इस रे को पीछे की तरफ आप प्रोड्यूस कर दीजिए। कहीं ऐसा होगा कि ये दोनों जा कर के मिल जाए, लेकिन ये वर्चुअल इंटरसेक्शन देगा
और इसलिए इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगा। यानी कन्वेक्स सरफेस अगर सिंगल हो तो वर्चुअल इमेज की भी पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए अब 2 नंबर रे की बात करें। अगर ऐसा होता कि ये रे आगे तक जात पाता सीधे तो जा कर के मिलता, ओके, ये एक इमेज होता अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो। लेकिन यहाँ पर चूँकि मीडियम का चेंज है तो ये जा नहीं पाएगा। अब एक्चुअली नहीं जा रहा है तो वर्चुअली जा रहा है। इस सरफेस के हिसाब से बात करें, देखिए इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट था और इसका ये इमेज था। लेकिन अब इस सरफेस की बात करें तो ये रे, ओके, आप देख सकते हैं कि ये रे जो है आपका बेसिकली इधर पास्ट भूल जाइए, इंसिडेंट रे हो गया इस सरफेस के लिए, और ये भी इंसिडेंट रे का ही डायरेक्शन था। तो ओरिजिनल पाथ जहाँ पर मिले वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये वर्चुअली मिल रहा है, इसलिए ये आई डैश इंटरमीडिएट इमेज इस सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज के जैसा बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। और ये ऑब्जेक्ट अगर है तो इमेज का क्या होगा वो पता कर लेते हैं। तो फिर से एक बार हमको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्मल उस पॉइंट पे जहाँ पर इंसिडेंस कर रहा है, देखिए सी से पास हुआ। अब इस नॉर्मल की बात करें तो रे का जो डेविएशन होगा, ओके, चूँकि डेंसर से रेयरर का प्रोपगेशन है अवे फ्रॉम नॉर्मल, अगर इस तरफ चलता रे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाता, इस तरफ चलेगा तभी अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, यानी यहाँ बैंड करके ये मिलेगा इस जगह पे, और ये फाइनल इमेज बन गया। तो हो सकता है कि स्फेरिकल सरफेस जो आपने लिया है वैसे केस में डबल रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बने, सिंगल रिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बने, जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी उसके अनुसार डिस्कशन होगा। सबसे पहले अब हम लोगों को बात करना है एक केस, जैसे हम बोल रहे थे कि हम बात करेंगे कॉन्वेक्स सरफेस, और कॉन्वेक्स सरफेस में पहला केस है रियल इमेज का। हाँ, कन्वेक्स सरफेस में पहला केस रियल इमेज का। तो चलिए ठीक है, और इस केस में रे का प्रोपगेशन जो है वो हम रेयरर से डेंसर ले रहे हैं, तो रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, ये भी एक मैटर रहेगा आपके लिए, और इसको पैरामीटर को आपको अकाउंट में लेना होगा। तो पहली बात हमने की कन्वेक्स सरफेस रियल इमेज की। चलिए डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करके डिस्कशन करना पड़ेगा। मैं कोशिश हमेशा इस बात का करता हूँ कि जो भी डेरिवेशंस हो वो काफ़ी साफ़ सुथरे ढंग से सिस्टमेटिक हो, और एक डेरिवेशन से सभी सिचुएशन बंध जाएं, एक ही डेरिवेशन करके आप सभी सिचुएशन को डील कर पाओ, ऐसी कोशिश मेरी होगी। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले इस केस में हमने इस तरफ μ1 ले लिया। μ1 इसलिए क्योंकि इधर रेयरर है और रेयरर को हमेशा μ1 मानेंगे। इस तरफ हम μ2 ले लेते हैं बिकॉज डेंसर। अभी दूसरा एक रे तो आपने ये ले लिया, और यहाँ से एक दूसरा रे ले करके चलते हैं, कुछ इस तरह से गया। उस पोजीशन पे आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, ये नॉर्मल आप ड्रॉ कर लीजिए, और नॉर्मल आपका सी पे जाएगा, ओके। अगर मीडियम का चेंज नहीं होता तो पाथ तो स्ट्रेट हो जाता, लेकिन मीडियम का चेंज है, इसलिए होगा क्या, ये बैंड करेगा, और बैंड करके कहीं मिल गया तो इमेज देगा, नहीं मिला तो आगे देखना होगा क्या होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मिल गया और इमेज दिया, ओके। चलिए ठीक है, अभी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख गया होगा। ये एंगल बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा, ओके। ये ऑब्जेक्ट और इमेज दो और एंगल हम लोग एज्यूम करते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाए इसको अल्फ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो इमेज बने वो बीटा, और इमेज के पास जो एंगल बने वो गामा, ठीक है। हमारे पास एंगल्स मिल गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम एज्यूम करते हैं M, और इस जगह से एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं N। ऐसे केस में हमारे पास कुछ रिलेशंस होंगे, जैसे हम tan अल्फ़ा लिखें तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखिए mn डिवाइडेड बाय आपके पास NO हो जाएगा। इसी तरह से tan बीटा भी लिख लीजिए, tan बीटा इज इक्वल टू mn डिवाइडेड बाय NC हो जाएगा,
और एक और ले लीजिए tan गामा इज इक्वल टू, ये आपको mn डिवाइडेड बाय ओके ni हो जाएगा। ओके, इसको लेने के बाद से एक एजम्पशन है यहाँ पर। एजम्पशन क्या है कि द एपरेचर इज टेकन स्मॉल, इसको छोटा लेना है। स्मॉल एपरेचर के लिए रे जो होगा, ये जो आपने फॉल कराया है एम पॉइंट पे, एम पॉइंट और नीचे होगा, बहुत क्लोज होगा, तो टेकन स्मॉल। ऐसे केस में अल्फ़ा, बीटा एंड गामा विल बी स्मॉल, विल बी स्मॉल। चलिए ये स्मॉल है। अगर ये स्मॉल है तो आपको मालूम होगा कि अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा आप लिखते हैं। ओके, तो ऐसे केस में ये अल्फ़ा इज नियरली इक्वल टू tan अल्फ़ा। ओके, और अगर ये स्मॉल है तो m पॉइंट जितना नज़दीक होगा, ये देखिए यहाँ पर p पॉइंट ले रहे हैं, p और n के बीच का डिफरेंस उतना ही कम होगा, यानी इस केस में है ना p इज क्लोज टू m, क्लोज टू n। ठीक है, तो वैसे केस में आप इसको लिख सकते हैं mn डिवाइडेड बाय n की जगह पर po, और ये mn डिवाइडेड बाय pc, और यहाँ पर mn डिवाइडेड बाय आप pi। ओके, इतनी बातें हो गई। यहाँ पर बीटा भी स्मॉल है, गामा भी स्मॉल है, तब आप ऐसा लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू। अच्छा, अब इसके बाद हमें ट्रायंगल दिख रहे होंगे। दो ट्रायंगल की बात करें, एक तो ट्रायंगल है ना OMC दिख रहा होगा। OMC में अल्फ़ा और बीटा इंटीरियर एंगल हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग में आई एक्सटीरियर एंगल है, यानी आप आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ओके, और एक और ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल MCI वाले ट्रायंगल में आप देखिए गामा और आर इंटीरियर एंगल हैं जबकि बीटा एक्सटीरियर एंगल है, यानी आप गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा लिखेंगे, यानी आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा लिखेंगे। ये वैल्यूज याद रखिएगा। अच्छा, इस पूरे को इक्वेशन 1 अभी एज्यूम कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको भी पूरे को इक्वेशन 2 मान लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। अभी स्नेल्स लॉ उसके सिंपल फॉर्म में यूज़ करना है। स्नेल्स लॉ यूज़ करके देख लेते हैं। ओके, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ। अच्छा, स्नेल्स लॉ का भी दो फॉर्म होगा। एक तो जब रे ट्रेवल कर रहा है रेयर से डेंसर, उस केस में आप लिखेंगे μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, और अगर उल्टा हो डेंसर टू रेयर तो यहाँ μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन आर। चलिए अभी तो पहला केस हमने लिया है, इसको हम μ1 इंटू आई लिखेंगे और μ2 इंटू आर भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल अपर्चर एज्यूम किया है, तो m जो है और क्लोज होगा, और जितना क्लोज होगा ये i उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं अल्फ़ा बीटा गामा आई एंड आर स्मॉल। वैसे केस में तो हमारे पास यहाँ लिख लीजिए सिंस आई एंड आर विल बी स्मॉल। ऐसे केस में आप क्या लिख सकते हैं वो देख लीजिए। हाँ, ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। फ्रॉम 2 and 3 देखिए आप लिख क्या सकते हैं, μ1 आई के जगह पर आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और इज इक्वल टू μ2 आर के जगह पर क्या लिखेंगे बीटा माइनस गामा। रीअरेंज कीजिए इसको, ये आपको μ1 अल्फ़ा और उधर से आया तो μ2 गामा इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर के आइए तो μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा हो जाएगा। ओके, इस इक्वेशन में आप पुट कीजिए सारे वैल्यूज, है ना। तो आपके पास यहाँ μ1 अल्फ़ा के जगह पर mn बाय पीओ प्लस μ2 गामा के जगह पर mn बाय पी आई इज इक्वल टू
μ2 माइनस μ1 बीटा के जगह पर mn/pc, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, वेल अभी mn को कैंसिल कर लीजिए सभी जगह से लेकर के, तो mn तो कैंसिल हो गया। ओके, ऐसे ही अब आप एक काम कीजिए, यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन, न्यू साइन कन्वेंशन में PO जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u होगा, दिख भी रहा होगा, प्लस μ2 बाय PI जो है इमेज डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के सेम में है, इसलिए आप इसको प्लस भी लिखेंगे, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, और PC की बात करें तो P से C वो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है, इसलिए प्लस R लिखेंगे। तो फाइनली ये आपके पास प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। ये रिजल्ट आपको मिल गया। ओके, ये रिजल्ट आपको रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस के इस केस का है। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि कन्वेक्स सरफेस जो है रियल के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी बनाता है, उस केस में भी डिस्कस करके देख लिया जाए कि सिचुएशन क्या रहेगा। एक बार फिर से आप एक सिंगल स्फेरिकल सरफेस मान लीजिए इधर कंटिन्यूड है, एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर एक जो सेंटर से जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा क्लोज ले लेते हैं। ऐसे केस में हम दिखाना चाहेंगे फिर से वापस बेंडिंग, इसके लिए हमको C चाहिए, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये C पे आ गया। एक्चुअली ये जाना तो चाहता था स्ट्रेट, रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इस बार भी हम लोग करेंगे क्या, सेंटर पे जो एंगल था बीटा एज इट इज, ऑब्जेक्ट का अल्फ़ा और इमेज का गामा रख लेंगे। इसको वर्चुअली हमने प्रोड्यूस करके इमेज बना लिया है, क्योंकि उस तरफ एक्चुअल मीटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं थी। वही पॉइंट M और N ले लिया। फिर से आप देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा में कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, और इस बार भी स्मॉल एपरेचर की ही बात कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी बात अब एक बार और कर लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको अभी यहाँ दिख रहा है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपको यहाँ दिख रहा है, ये I है, तो साफ दिख रहा होगा कि I इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अभी भी अल्फ़ा और बीटा इंटीरियर एंगल हैं, और जबकि I एक्सटीरियर एंगल है। अब चलिए नेक्स्ट MCI, ट्रायंगल MCI भी आपको दिख गया। MCI में R कौन सा है, तो ये एंगल आपको R है। ओके, और यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास क्या है कि एक एंगल आपके पास गामा, दूसरा बीटा, और ये R, यानी इस बार R इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो बीटा प्लस गामा मिलेगा। थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ पर चेंज होंगी, जो चेंज होगी उसको मैं मार्क करते जाता हूँ। यहाँ पर आपको बीटा प्लस गामा होगा, और इसी तरह से अगर आप यहाँ देखना चाहें तो और सब तो ठीक है। यहाँ पर इंटरचेंज करने के वक्त ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा। अब चेंज क्या है, U तो नेगेटिव रहा ही, इमेज भी इसी सब तरफ बन रहा है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ही बन रहा है, इसलिए माइनस, और C फिर से इंसिडेंट रे के तरफ ही है, इसलिए PC इक्वल टू R पॉजिटिव होगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से इक्वेशन आपका वही रह जाएगा, सेम रह जाएगा, यानी फिर यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। चलिए कॉन्वेक्स सरफेस की बात हम लोग कर लिए, अब हम लोग को बात करनी है नेक्स्ट, मतलब क्या है, नेक्स्ट केस है आपका कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस, और ये इमेज जो बनाएगा वो हमेशा ही वर्चुअल बनाएगा। तो अभी आप बात कीजिए कॉनकेव सरफेस और साथ ही साथ वर्चुअल इमेज का। ओके, कॉनकेव सरफेस, वर्चुअल इमेज। हाँ, इस बार भी रे आपका रेयर से डेंसर ही ट्रैवल कर रहा है, सरफेस केवल कॉनकेव हुआ इस तरह का। ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर सरफेस को, और ड्रॉ करके आप फिर एक सेंटर से जाता हुआ लाइन दिखा दें, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। ओके, एक रे आप ऑब्जेक्ट से लें जो कि बैंड होगा, उसकी बैंडिंग जानने के लिए फिर से आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सेंटर पे एक बार आप नॉर्मल इसका ड्रॉ कर दीजिए,
ओके, अभी नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद बैंडिंग जो होगी इस बार टुवर्ड्स द नॉर्मल मीन्स अभी ये जो रे है ये कुछ इस तरह से बैंड करेगा। ओके, स्ट्रेट जाता तो ऐसा जाता, इस तरह से बैंड करेगा और ये रिफ्लेक्टेड रे है। उसको अगर बैकवर्ड आपने प्रोड्यूस कर लिया तो एक पॉइंट पे स्ट्रेट मिलता हुआ लगेगा, जहाँ पर मिला यहाँ इमेज दे दिया, ऑब्जेक्ट मिल गया, सी मिल गया, फिर से एंगल उसी तरह से आप एज्यूम कर लीजिए। एंगल उसी तरह से एज्यूम कर लेंगे तो आपके लिए कन्फ्यूजन कम रहेगा। और इस पॉइंट को आपने एम एज्यूम कर लिया, यहाँ से एक नॉर्मल डाल दिया, ये एन हो गया और ये पी पोल हो गया। सारे सिचुएशंस सेम हैं। अभी आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अल्फ़ा मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा, गामा मिल जाएगा। अब देखिए हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करनी है। ये देखिए आपका इंसिडेंट रे है, तो ये वाला टोटल एंगल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। एक बात ध्यान रखें। और एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क कर लिया तो देखिए OMC, ट्रायंगल OMC में आपको इस बार थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इस बार अल्फ़ा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा दिख रहा है, यानी आई इज इक्वल टू आपके पास बीटा माइनस अल्फ़ा। ओके, और अब देखिए आर अगर आपको दिखाना है, थोड़ा सा इसको और ऊपर तक ले जाना चाहिए ताकि क्लियर दिखे। ये एंगल आपका आर है। ओके, तो उसके अपोजिट में वर्टिकली अपोजिट में ये एंगल आर होगा। और अब आपको दिखेगा क्या, तो एक गामा और आर, यानी यहाँ पर गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा, यानी अब यहाँ पर आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ओके, तो बस और सब सिचुएशन सेम है, जहाँ चेंजेज है वहाँ चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिला है क्या, वो आपको मिला बीटा माइनस अल्फ़ा और वहाँ बीटा माइनस गामा। ऐसे सिचुएशन में ये अल्फ़ा वाला तो नेगेटिव होगा, गामा उधर से आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, बाद बाकी एज इट इज। यहाँ पर आपको माइनस, यहाँ प्लस देना है। अब चलिए साइन देने की बात करें। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, कोई दिक्कत नहीं। इमेज डिस्टेंस की बात करें, इस बार माइनस भी होगा। और अगर आप देखेंगे तो सेंटर भी इस तरफ आ गया है, इंसिडेंट रे का अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पर माइनस आर। नीचे का नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल करते हैं। नीचे का नेगेटिव कॉमन लेके अगर आपने कैंसिल कर दिया तो कैंसिल करने के बाद से फिर से इक्वेशन नहीं रह गया। यानी जब रे ट्रेवल कर रहा है रेरर टू डेंसर, ओके, ये रेरर के लिए आपने μ1 और डेंसर के लिए μ2 लिया था, तो वैसे हालात में फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। अब थोड़ी सी बात आपको एक बार और कर लेनी है, क्या कि जब रे उल्टा प्रोपेगेट करे, यहाँ पर क्या हो कि वो डेंसर से रेरर, एक बार मैंने दिखाया भी था कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसमें भी ऐसे 3 केस होंगे, मैं सिर्फ आपको एक केस बताऊंगा, बाद बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, आपको रिजल्ट वही आएंगे। जैसे मैंने ये सरफेस लिया इस तरह से, ठीक है, और अभी ऑब्जेक्ट डेंसर की तरफ रखना है, मतलब ये हमारा μ2 हमने तय किया था कि डेंसर को हमेशा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मानेंगे और रेरर को μ1 मानेंगे। ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ रखना है। ओके, अच्छा, ऑब्जेक्ट जिधर रखें उसके हिसाब से सरफेस का नामकरण करें। जैसे ऑब्जेक्ट की तरफ से हमको ये आपको दिख रहा है कॉनकेव, तो कॉनकेव है ना। अभी यहाँ पर इमेज की बात करें, रियल वाला ही केस की बात करते हैं और देख लेंगे कि क्या होगा। एक रे तो आपने प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मान लिया जो इस तरह से जा रहा था। अच्छा, दूसरा रे आप सरफेस पे फॉल कराएं और इस रे की बात करें, हमको अगर चाहिए कि ये रे जाएगा किधर, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए आपने ड्रॉ कर लिया, और जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं तो एक बात आपको दिख रहा होगा, ओके, कि वो नॉर्मल भी होगा। मैंने पहले भी डिस्कस करके बताया कि वो नॉर्मल ही होता है। तो वैसे केस में अगर ये यहाँ पर फॉल किया था, स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन अब डेंसर से रेरर है, तो जो रे है वो आपको बैंड करेगा। किधर बैंड करेगा, तो रे बैंड करेगा आपको अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नीचे की तरफ, और बैंड करके ऐसा कहीं किसी जगह पे मिल जाए
जहाँ पर दो रिफ्रैक्टेड रे मिले वहाँ पर इमेज बनता है। ऐसा कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, तो इमेज हो गया। आपको ऑब्जेक्ट मिला, उसका एंगल अभी भी अल्फ़ा रखिए, जहाँ सेंटर है उसका एंगल बीटा रखना है और इमेज का एंगल को गामा रखना है हर बार की तरह। ओके, फिर से स्मॉल एपर्चर की ही बात कर रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा स्मॉल है और इस पॉइंट को आपने m मान लिया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया n, तो m और n ड्रॉ करने के बाद से आपको दिख रहा है ये रिजल्ट एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको ट्रायंगल OMC दिख रहा होगा, देख लीजिए O है ना, M और C। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इस बार फिर से आपको I प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हुआ, क्योंकि I और अल्फ़ा इंटीरियर एंगल है और बीटा एक्सटीरियर एंगल है। तो चलिए OMC की बात कर लिए। अब ट्रायंगल MCI की बात कीजिए, उसके पहले ये एंगल मार्क कर लीजिए, ये R है, तो दिख भी रहा होगा बीटा और गामा इंटीरियर एंगल और R एक्सटीरियर एंगल। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको प्लस लिखना पड़ेगा। ओके, ये तो आपने कर लिया, लेकिन मैंने जैसा बताया था कि जब रे डेंसर से रेयर तक चले तो वैसे केस में स्नेल्स लॉ को चेंज करना पड़ता है, अपोजिट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको चेंज करके μ1 और यहाँ μ2, यहाँ पर भी μ1, यहाँ आपको μ2 और यहाँ पर अब जब आप यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर μ2 और यहाँ μ1, यहाँ पर भी μ2 और यहाँ पर μ1। ओके, तो यहाँ पर आप μ2 लिखेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू आपने पुट कर दिया है, यहाँ पर आप μ1 लिखेंगे, अभी भी R का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R का वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पर प्लस हुआ था। अब देखिए यहाँ से हमारे पास माइनस μ2 अल्फ़ा मिलेगा और O उधर से जब आएगा तो O भी नेगेटिव में होगा और μ1 गामा होगा। इधर इंटरचेंज करने पे ये देखिए μ1 माइनस μ2, थोड़ा सा मैथमेटिकली आप सोच लेंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए μ1 μ2 इंटरचेंज हुए हैं, इसको आपको कर लेना है, जो साइन बदला है उसको बदल लेना है। थोड़े से बदले से हालात हैं, इन बदले हालात में हम लोगों को एडजस्ट भी कर लेना है, एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब थोड़ा सा फॉर्मूला निकालने के लिए पुट करेंगे सभी चीज़। तो एक तो आपके पास यहाँ पर μ2 है, mn को कैंसिल कर दिया, PO माइनस U होगा, माइनस यहाँ पर आपके पास μ1 और PI इस बार प्लस भी होगा और इसके बाद से आप μ1 माइनस μ2 PC की बात करेंगे और माइनस R होगा। मैं एक अब सजेशन देता हूँ कि आप ये माइनस को यहाँ लिखिए, है ना, अभी के हालात में यहाँ माइनस लिखिए और यहाँ प्लस लिखिए। इससे क्या होगा कि नीचे का माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तब आपके पास एक रिजल्ट आएगा। हाँ, तो इसको एडजस्ट कर लेना है, जैसा है वैसा रहने दीजिए। और अगर नीचे नेगेटिव लेकर के कैंसिल कर दिया होता तो देखिए आपके पास क्या आता, μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। ओके, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होता है। हाँ, एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे कि इस केस में फार्मूला बदला हुआ है। पिछले केस में जो फार्मूला आया था वो भी वापस आपको लिख करके मैं बता दूं, आप इसको नोट कर लेंगे। जब रे ट्रैवल कर रहा था, किधर से, जब रे ट्रैवल कर रहा था रेयर से डेंसर की तरफ, रेयर टू डेंसर, तो वैसे केस में जो हमारा फार्मूला आया था वो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r था। ओके, तो ये दो अलग सिचुएशन हैं, ये दोनों केस में फॉर्मूले थोड़े से अलग हैं। आप इस बात का ख्याल रखेंगे तब आगे चल करके जब हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला बनाएंगे वहाँ पर क्लैरिटी बढ़ जाएगी। होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रैक्टिस एक दो बार कर लेंगे। मेरे डेरिवेशंस काफ़ी स्मूथ एंड सिस्टमेटिक होते हैं। एक डेरिवेशन आपने कर लिया तो आपको हर सिचुएशन में डेरिवेशन हो जाएगा, बस आपको सिचुएशन बदलना होगा। नेम जो दे रहे थे, एंगल जो मान रहे थे, उसमें कोई बदलाव मत कीजिएगा।